आज के लेक्चर का पर्पस तो बेसिकली ये है कि हमें काफी सारे फोन आ रहे थे योगेश सर को और मुझे कि सर ये पोर्टफोलियो का क्या करना है अभी। काफी सारी न्यूज आ रही है, मार्केट का कुछ होने वाला नहीं है, तो अभी इन्वेस्टमेंट मेरा नीचे जा रहा है, वो तो अभी क्या करना है। तो लिटिल बिट पैनिक सिचुएशन। तो हमने सोचा कि हर एक को इंडिविजुअल आंसर देने से अच्छा है कि वी विल हैव वन सेशन। तो सेशन कंडक्ट करते हैं एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। ये क्या हुआ, मतलब काफी कोविड के बाद तो अच्छे रिटर्न्स थे, तो अभी काफी सारे रिटर्न्स जो है वो इरेज हो गए पिछले 2 सालों में। तो एक सेशन कंडक्ट करते हैं एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, है ना। तो क्या सचमुच हमें इतना पैनिक होना चाहिए, या हमें प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करना ये चाहिए, या सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। तो ये सोच के हमने डिसाइड किया, योगेश सर से मैंने बात की, तो योगेश सर का आइडिया था ये कि सो आई थिंक द आइडिया बिहाइंड ब्रेन बिहाइंड दिस सेशन इज डॉक्टर योगेश जोशी। तो ये उनका आइडिया था कि हम सेशन कंडक्ट करते हैं रादर देन आंसरिंग इंडिविजुअली। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग फिलहाल जियो पॉलिटिक्स समझेंगे। ये जियो पॉलिटिक्स का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो हम समझेंगे, और उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड करोगे आपको क्या करना है। तो दिस इज जस्ट डिस्क्लेमर, प्लीज गो थ्रू दिस एंड देन विल गो अहेड। तो चलो हम लेक्चर चालू कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो एक फेमस गाना है राजेश खन्ना जी का, पुराने मूवी का, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। आप लोग सब लोगों ने वो सुना होगा, है ना। तो ये क्या हुआ, क्या हुआ है। निफ्टी डाउन है, रियल एस्टेट डाउन है, गोल्ड सिल्वर पे डाउन है, बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं। तो मार्केट मार्केट ने पिछले 2 साल के जितने भी गेन्स थे वो सारे इरेज कर दिए, है ना। तो ये क्या हुआ, मतलब 2020 के कोविड के बाद तो सब अच्छा चल रहा था, तो ये ऐसा अचानक क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये हमें समझना है ना। फिलहाल तो अभी ऐसा है कि पिछले 2 साल में लोगों का जो भी रिटर्न्स था वो पूरे इरेज हो गए। ओके, पोर्टफोलियो दे आर डीप रेड। अभी होता ऐसा है कि जब मार्केट डाउन होता है तो गोल्ड और सिल्वर में तेजी आती है और वो ऊपर जाते हैं। तो इस बार गोल्ड सिल्वर भी डाउन है, रियल एस्टेट भी डाउन है, किधर भी इनकम नहीं, किधर भी रिटर्न्स नहीं मिल रहे। तो लोग अभी पैनिक होने लगे कि ऐसा क्या हो रहा है, मतलब, है ना। तो पैसा अभी इन्वेस्ट करे तो कहाँ करे, सब कुछ तो नीचे जा रहा है। तो ये नीचे ही जाएगा, नीचे जाएगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट सब जीरो हो जाएगा, या हमारे रिटर्न्स कुछ नहीं मिलेंगे। तो आगे जाके हमारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, हमें जो पैसे मिलने वाले हैं, वो कहाँ से कमाएंगे। तो ऐसे कई सारे डाउट्स सबके दिमाग में है। तो ये जो सवाल है ना, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, हमने देखा क्या हुआ है। निफ्टी डाउन हुआ, रियल एस्टेट डाउन हुआ, गोल्ड सिल्वर भी डाउन हुआ, और मार्केट ने सारे गेन्स इरेज कर दिए लास्ट 2 साल के। ये कैसे हुआ, अभी ये हम समझ, ये कब हुआ। तो ये पिछले 1.5 साल में, जब से ट्रम्प आया है तब से कैसे हुआ और क्यों हुआ। अभी ये हम प्रोसेस समझ लेते हैं। देखिए, जो भी कोई इंसिडेंट जब भी होता है ना, मतलब अभी कोई हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो हार्ट अटैक के रहते हैं, इमरजेंसी रहते हैं, पॉइजनिंग के भी होते हैं। तो ऐसा है कि हम लोग पैनिक पैनिक हो जाते हैं, है ना। शुरू में तो हम लोग जब सीखते थे, इंटर्नशिप होता था, रेसिडेंसी होती थी, तो हम लोग पैनिक हो जाते थे। तो हमारे सीनियर को ढूंढते थे, अरे यार ये पेशेंट हार्ट अटैक का आया है, अरे यार पॉइजनिंग का आया है, कि मुझे पता नहीं है, पैनिक हो जाते थे। तो वो लोग समझाते थे, वो लोग हिस्ट्री लेते थे, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन करते थे, और फिर वो जो भी इमरजेंसी मेजर्स वो ले लेते थे। जैसे हार्ट अटैक का पेशेंट है, उस आईसीयू में लिया, उसका मॉनिटरिंग किया, जो भी उसका ईसीजी निकालने के बाद उसका ट्रीटमेंट चालू किया, उसको ऑक्सीजन लगाया। तो ये सारी चीजें होती है। तो जो सीनियर्स होते हैं ना, तो उनको एक्सपीरियंस होता है, तो दे नो हाउ टू मैनेज सिचुएशन। अभी जो इन्वेस्टर्स आए ना 2020 के बाद, तो उनका जो अभी जो पोजीशन है वो हमारा इंटर्न जैसा है ना। जो अभी पहली बार देख रहे हैं कि यार सीरियस पेशेंट आए, अभी इसका क्या करना है, तो वो पैनिक हो गए। तो ऐसे सिचुएशन में करना है, क्या करना है, तो आपके आपके सीनियर के पास जाना है। अभी सीनियर अच्छा भी मिलना चाहिए, जिसने काम किया है, जिसको नॉलेज है ना। ऐसा नहीं कि किसी के भी हाथ में दे दिया और वो पेशेंट गलत हाथों में गया, तो फिर प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी हम समझ लेते हैं कि ये कैसे हुआ। देखिए, 2020 कोविड सबको याद है ना। तो 2020 कोविड में क्या हुआ था, कोविड की वजह से क्रैश क्यों हुआ, लेकिन
हाँ, लॉकडाउन। क्योंकि सब जगह इमरजेंसी। एग्जैक्टली, लॉकडाउन हो गया, इंडस्ट्रीज बंद, फैक्ट्रीज बंद, सब बंद, तो ऑब्वियसली मार्केट तो डाउन होगा ही। लेकिन ये मार्केट पूरा क्रैश हुआ, वो टाइम पे भी अपॉर्चुनिटी था। किसने कमाया वो टाइम पे? हेलो, वो टाइम पे किसी ने कमाया? इन्वेस्टर्स की बात करो, कोई कोई सेक्टर्स ग्रीन था वो टाइम पे? फार्मा। फार्मा। एग्जैक्टली, फार्मा, हॉस्पिटल्स और ये इन्वेस्टिगेशन। आप डॉक्टर लाल पैथ का देख लो, मेट्रोपोलिस का चार्ट देख लो, अपोलो हॉस्पिटल का देख लो, और फार्मा के जो भी कंपनीज है, एबॉट ले लो, डॉक्टर रेड्डीज ले लो, सिप्ला ले लो, वो सारे कंपनीज ने अच्छे रिटर्न्स दिए थे। तो इसका मतलब ये होता है कि इन एवरी क्राइसिस देयर इज हिडन अपॉर्चुनिटी। डू यू एग्री? यस हेलो। सर। यस सर। हाँ, तो जो भी कोई क्राइसिस आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है। अभी ऐसा यार, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि मतलब, है ना, पब्लिक को प्रॉब्लम हो गया, लाइक पीपल आर लॉस्ट देयर नियर एंड डियर वंस, तो ऐसा नहीं कि हम लोग सेलिब्रेट कर रही है गेम्स। लेकिन व्हाट वी आई वांट टू से इज दैट बिहाइंड इन एवरी क्राइसिस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। जब भी कोई क्राइसिस आता है तो अपॉर्चुनिटी लेके आता है। अभी कोविड में हुआ क्या, लॉकडाउन हुआ तो लोग घर में बैठे थे, तो 6 महीने, एक साल पूरा कंजम्पशन बंद था। तो उसके बाद लॉकडाउन धीरे धीरे रिलीज हुआ। अभी होता क्या है, अभी आप किसी आदमी को भूखा रखते हो 5 5 6 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, जब उसे खाना देते हो ना, वो भिखारी की तरह खाता है। तो ये इकोनॉमी का ऐसा ही हुआ। जब लॉकडाउन रिलीज हुआ तो पीपल स्टार्टिंग मूविंग आउट लाइक अ बेगर। मतलब मेरे को ये लेना है, वो लेना है, ये करना है, वो करना है। तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, हर चीज की। रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ गई, कार्स की डिमांड बढ़ गई, हर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। ये प्रोडक्ट डिमांड बढ़ने के कारण कंपनीज का जो प्रॉफिट है वो काफी बढ़ गया। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया तो स्टॉक मार्केट भी ऊपर गया, क्योंकि कंपनी के अर्निंग्स जब बढ़ते हैं तो प्राइसेस भी बढ़ते हैं। तो इस इसकी वजह से कोविड के बाद आपने जो देखा 3 साल, वो बुल फेज था, उसे कहते हैं बुल फेज। निफ्टी ने एस्टोनिशिंग रिटर्न्स दिया, मतलब 21 22 में शायद 20 23% रिटर्न्स भी निफ्टी ने दिए थे। तो दीज आर वंस इन 10 ईयर्स, है ना, ऐसा होता नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा रिटर्न्स थे। तो वो रिटर्न्स क्यों थे? क्योंकि लॉकडाउन रिलीज हुआ था और पब्लिक ने कंजम्पशन 1 1.5 साल का, जो 2 साल का था, वो 6 महीने में करना चालू कर दिया। उसकी वजह से ये कंजम्पशन बढ़ गया। उसे हम बोलते हैं जैसे बिंज ईटिंग होता है ना, वैसे बिंज ईटिंग, बिंज कंजम्पशन हुआ, बिंज। उसके वजह से इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन भी बढ़ गया काफी। तो 2023 24 तक तब सब सही चल रहा था। अभी देखो होता क्या है, आप एक सीक्वेंस याद रखो, जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। जो चीज आप आज 100 रुपए में लेते हो, अगर अगले साल आपको 125 रुपए उसे खर्च करने पड़े तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और इन्फ्लेशन एक बार बढ़ गया तो वो नीचे नहीं आता है। यू ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इन्फ्लेशन कंटिन्यू टू राइज। और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, आप जो पैसा कमाते हो, वो उसे करेंसी, उसकी वैल्यूएशन कम हो जाती है। यूर रूपी, जो आप बोलते हैं, इट डिप्रिशिएट्स, इट कंटिन्यूज टू डिप्रिशिएट, है ना। तो जो ये आपके जो करेंसी है, जो आप कमाते हैं, वो डिप्रिशिएट होती है, तो उसका वैल्यू अगर आपको मेंटेन करना है तो उसके लिए आपको एसेट्स बाय करने पड़ते हैं। ये एसेट्स क्या होते हैं? तो रियल एस्टेट होता है, अच्छे कंपनी के स्टॉक्स होते हैं, है ना, गोल्ड होता है। तो ये एसेट्स है। तो आपका जो पैसा डिप्रिशिएट होता है, उसकी वैल्यू मेंटेन करने के लिए आपको अच्छी जगह पे वो इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। तो चलो, तो कोविड के बाद हुआ क्या, तो लोगों ने बहुत अच्छे रिटर्न्स देखे। और ये देखो, जब बुल फेज होता है ना, तो हर कोई एनालिस्ट बन जाता है। हर कोई एनालिस्ट, अब देखो, पान वाला भी बोलता है, ऑटो वाला भी बोलता है, सबको स्टॉक मार्केट समझने लगता है। हर एक को लगता है यार वो मास्टर हो गया है। आईपीओ की बूम आ जाती है, बहुत सारे आईपीओ आते हैं, वो क्रेजी वैल्यूएशंस पे ट्रेड होते हैं, पब्लिक इन्वेस्ट कर देता है, बाद में वो नीचे आ जाता है, तो उनके वो उधर भी वो लॉस हो जाता है बाद में। ये बुल फेज अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, क्योंकि नए लोगों को पता नहीं होता है। ये नए लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, एंड ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो पैसा लूज करते हैं। तो वैसा ही कुछ हुआ। अभी जो नए लोग थे, जो कोविड के बाद जिन्होंने मार्केट में एंटर किया, तो उनको मार्केट इजी लगने लगा।
उन्हें लगा यार स्टॉक मार्केट बहुत इजी है, कमाना बहुत इजी है, क्योंकि कहीं कहीं पे भी पैसे डालो पैसा बढ़ रहा था। अब ऑटो में पैसे डालो बढ़ रहा है, एफएमसीजी में डालो बढ़ रहा है, रियल एस्टेट स्टॉक में डालो बढ़ रहा है। तो ये होता है बुल फेज। बुल फेज होता क्या है, तो उसमें बहुत सारे फेक एनालिस्ट आ जाते हैं, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर आ जाते हैं, एंड ही थिंक्स दैट ही इज एन एक्सपर्ट। अभी देखो वो लोग कहाँ गायब हो गए, बियर मार्केट आ गए। अभी ये बियर मार्केट क्यों आ गया, अभी उसके दो तीन रीजन है। ये जो बुल मार्केट था ना, उसकी वजह से वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गए, निफ्टी का जो पी था वैल्यूएशन वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और वैल्यूएशन का एक रियलिटी होता है कि ऑलवेज कम्स बैक टू नॉर्मल, उसे नॉर्मल पे आना ही पड़ता है, बेस लाइन पे आना ही पड़ता है, और उसके लिए जो रीजन है वो अपने आप आ जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये कब हुआ, तो पिछले 1.5 सालों में। क्यों हुआ, अभी वो हम समझ लेते हैं क्यों हुआ। चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर, क्या ग्लोबल ऑर्डर में चेंज हो रहा है? 100% हो रहा है। सी, यूएस इज सुपर पावर, मार्केट पूरा वर्ल्ड का जो सुपर पावर है ये यूएस है। और यूएस का सुपर पावर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कैसे हुआ, तो डॉलर के प्रोमिनेंस की वजह से। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ज्यादा पैसा और रिसोर्सेज किसके पास थे, तो यूएस के पास थे, यूनाइटेड स्टेट्स। 1970 में 71 में पेट्रो डॉलर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। पेट्रो डॉलर सिस्टम का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में जो भी क्रूड ऑयल का जो ट्रेड होगा, गोल्ड का ट्रेड होगा, वो सिर्फ डॉलर में होगा। इसकी वजह से पूरे दुनिया में डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। डॉलर चाहिए क्योंकि उसे क्रूड ऑयल खरीदना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। अभी हुआ क्या है, पिछले 20 सालों में कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल ट्रेड डॉलर का वो 72% से 55% आ गया है। तो अब सोचो, जो एक 80 साल से एक ग्लोबल सुपर पावर है जिसने राज किया है पूरी दुनिया पे डॉलर के जरिए, अब ये डॉलर का कंट्रीब्यूशन तो धीरे धीरे कम हो रहा है। 72 to 55 इज क्वाइट लेस, एंड इट इज कंटिन्यू टू गो डाउन। दूसरी बात, यूएस का जो डेट है, कर्जा बोलते हैं, वो $38 ट्रिलियन है। 38 ट्रिलियन, यूएस का इकोनॉमी $30 ट्रिलियन और उसका डेट $13 ट्रिलियन। मतलब इकोनॉमी के साइज से ज्यादा उसका डेट है, कर्जा है, और वो बढ़ रहा है। वो वॉर की वजह से और ज्यादा बढ़ने वाला है। तीसरी बात, चाइना इज राइजिंग एज रियल कॉम्पिटिटर। पिछले 80 साल में यूएस को कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था, अभी यूएस के लिए टफ कॉम्पिटिटर है चाइना। चाइना की जो ग्रोथ है दैट इज स्टैंडिंग, वो सरप्राइजिंग है। पिछले 25 सालों में उसने बहुत ज्यादा कैच किया है। मतलब जो $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी थी अराउंड मेरे ख्याल से 1990 में, अभी चाइना की जो ये जो है इकोनॉमी, वो अभी 19-20 ट्रिलियन डॉलर्स। तो देखो कितना कैच किया है उसने। तो चाइना इज राइजिंग एंड रियल कॉम्पिटिटर। तो काफी सारे जो कंट्रीज है वो अभी युआन में भी ट्रेड कर रहे हैं, मिडल ईस्ट के ऑयल के लिए। तो इससे हुआ क्या है, अभी देखो जिसने राज किया है 80 साल, वो तो अपना पावर इतने आसानी से छोड़ने वाला तो नहीं है। मेरे यार, मेरे को कोई एक तो मेरे लिए कोई कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया है, ये तो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है यूएस को। दूसरी बात, उनका इकोनॉमी वो तो बढ़ रहा है। तीसरी बात, उनको बाकी जो कंट्रीज है वो भी उसको असिस्ट कर रहे हैं इसमें, ग्लोबल ऑर्डर शिफ्टिंग में। तो कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे हमारे पुराणों में लिखा है, साम दाम दंड भेद, तो ये इसका सब वही चालू है। तो ये चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर इज द रीजन अभी ये हो रहा है। तो हमने वो देखा ना, सवाल था ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। क्यों हुआ का ये आंसर है चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर। तो ये इसको एक टफ कॉम्पिटिटर है चाइना, उसकी वजह से डॉलर का इंपॉर्टेंस कम हो रहा है। वो इंपॉर्टेंस मेंटेन करने के लिए या बढ़ाने के लिए अभी यूएस और ट्रम्प ये सब चीजें कर रहे हैं। कैसे हुआ, अभी ये सब वो कैसे कर रहे हैं वो समझ लेते हैं। व्हाट ट्रम्प इज डूइंग, ट्रम्प इज टारगेटिंग कंट्रीज बाय फोर्स विच रिजेक्ट टू ट्रेड इन डॉलर। जो भी देश है वो डॉलर में ट्रेड करने से रिजेक्ट करते हैं, उन्हें मना कर दिया, उनको वो टारगेट कर रहा है। मतलब मिडल ईस्ट के कंट्रीज ले लो, ये 20-25 साल पहले भी हुआ था। सद्दाम हुसैन ने बोला कि यार हम ऑयल जो है वो हमारे लोकल करेंसी में बेचेंगे, डॉलर में नहीं बेचेंगे। तो उसको अटैक कर दिया, कैप्चर कर लिया और उसको खत्म कर दिया। लीबिया में, सीरिया में ऐसा ही हुआ। अभी भी वेनेजुएला का मैडरो उन्होंने जो कैप्चर किया, तो वो भी वही कर रहा था, वो युआन में ट्रेड कर रहा था। और वेनेजुएला के जो भी ऑयल वेल से क्रूड ऑयल के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज कंट्रोल्ड बाय चाइना। तो अभी उसने मॉडरो को कैप्चर कर लिया और उसके ऊपर अभी कंट्रोल कर लिया।
तो वो ही ट्राइंग टू चोक चाइना, वो चाइना को चोक करना चाहते हैं। दूसरा वो क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग तारीफ, मतलब जो भी चीजें यूएस में बाकी कंट्रीज से आती है उसके ऊपर तारीफ लगा रहा है। इसके वजह से होता क्या, दिस इज ब्लैकमेलिंग। देखो यार, तू मेरी बात नहीं सुनेगा, तुम तेरे से जो भी मेरे प्रोडक्ट आता है उसके ऊपर मैं तारीफ लगा देगा। अभी इससे उधर तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन वो बाकी कंट्रीज का भी प्रॉब्लम है। वे प्रॉब्लम क्यों है कि बाकी सारे कंट्रीज ने पिछले असली साल में सिर्फ बेचा ही है यूएस को, और उसकी वजह से उनके पास डॉलर आ रहा है, काफी सारा पैसा आ रहा है। अभी सडनली वो बोलेंगे यार हम तेरे प्रोडक्ट में हम लोग टैरिफ लगाएंगे, तो इनका तो प्रॉब्लम हो गया ना। इतना कंपनीज अभी इतना सारा प्रोडक्ट बनाते हैं, बेचते हैं यूएस को, उसके ऊपर अगर इतना टैरिफ आ गया तो वो प्रॉब्लम हो गया। तो दिस इज ब्लैकमेलिंग। और तीसरी बात वो कर रहा है, इम्पोजिंग वॉर ऑन कंट्रीज। जैसे अभी ईरान का लिख लो, ईरान पे अटैक कर दिया, वेनेजुएला पे कर दिया, इसराइल ने गाजा में भी कर दिया। तो कैसे हुआ का आंसर ये है। क्यों हुआ, हमने देखा कि वो डॉलर का इंपॉर्टेंस कम हो रहा था, तो चाइना कॉम्पिटिटर था, इसकी वजह से ये ट्रम्प और यूएस ये सब कर रहा है। कैसे कर रहा है, तो टारगेट कंट्रीज बाय फोर्स व्हिच रिजेक्ट टू ट्रेड इन डॉलर, इंक्रीजिंग टैरिफ्स, और टैरिफ मतलब टैक्सेस, और तीसरा इंपोजिंग वॉर ऑन कंट्रीज। तो चलो आगे चलते हैं। तो अभी ये जो वॉर है, इस करंट यूएस ईरान, सॉरी ये ईरान हो गया, दिस इज इजराइल। ओके, सो टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप यूएस एंड इजराइल ऐसा देखो, यूएस इजराइल वर्सेस ईरान। इज दिस वॉर डिफरेंट देन बिफोर। तो वॉर्स पहले भी होते थे, पहले हुए नहीं थे क्या, पहले भी होते थे। तो वो टाइम पे भी इकोनॉमी सफर हुई थी, लेकिन वो इमीडिएटली रिबाउंड हुई। तो वो टाइम पे जो वॉर थे, तो अभी की जो वॉर है, इसमें क्या फर्क है, और फर्क है क्या, बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए पहले के जो वॉर थे ना, वो स्मॉल स्केल थे, वो प्रॉक्सी वॉर थे, और कन्वेंशनल वेपन से किए जाते थे। जैसे आप गन्स ले लो, आर्टिलरी ले लो, शेल्स ले लो, इससे वो होते थे। और उसका एम था कंटेनमेंट, मतलब उसको डराना, तू मेरे हिसाब से रहे वरना तेरे को हम उड़ा देंगे। तो ये कंटेनमेंट था। और वो प्रॉक्सी वार मतलब क्या, अभी जैसे पाकिस्तान देखो इंडिया के खिलाफ प्रॉक्सी वार कर रहा है, जैसे जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तोयबा, तो उसने ऐसे मिलिटेंट ग्रुप खड़े कर दिए और वो इंडिया के खिलाफ लड़ रहे। तो पहले भी ऐसे ही प्रॉक्सी वार्स होते थे। ईरान ने किया क्या, ईरान ने वो, आपने पढ़ा होगा पेपर में, हिजबुल्ला, उसके बाद वो हुती, ये जो रिबेल ग्रुप्स है, तो ये इनको खड़ा कर दिया यूएस के खिलाफ और इसराइल के खिलाफ प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। देखिए ईरान जो है ना, ईरान इज बेसिकली एग्जिस्टेशनल थ्रेट फॉर मिडल ईस्ट, ऐसा वो कंट्रीज मानते हैं। ईरान इज बेसिकली शिया मेजोरिटी एंड अदर कंट्रीज इन मिडल ईस्ट आर सुन्नी मेजोरिटी। तो उनके बीच में काफी सालों से थोड़ा रिलीजियस डिफरेंसेस भी है, और रीजनल डिफरेंसेस भी है। तो इसराइल ले लो, सऊदी अरेबिया ले लो, यूएई ले लो, तो उनको ऐसा लगता है कि ईरान का जो है स्टेटस या उनका पावर, ईरान का पावर उनके लिए एग्जिस्टेशनल थ्रेट है। दैट्स व्हाई दे वांट दिस वॉर टू कंटिन्यू। और ईरान ने क्या किया था कि उसे पता है कि उसका मिलिट्री पावर इज नॉट सफिशिएंट टू फाइट यूएस एंड इसराइल, तो उसने ऐसे प्रॉक्सी मिलिटेंट ग्रुप खड़े कर दिए, जैसे हिजबुल्ला क्रिएट कर दिया, हमास क्रिएट कर दिया। गजा में देखो आप, वो पैलेस्टाइन में जो था, वो मिलिटेंट ग्रुप खड़ा कर दिया। हुदी रिबेल से वो क्रिएट कर दिए, तो वो क्या प्रॉक्सी वॉर क्रिएट करते हैं। तो ये पहले होता था, लेकिन अभी का जो वॉर है वो डायरेक्टली बिटवीन कंट्रीज, मतलब यूएस इसराइल ईरान के बीच में डायरेक्टली हो रहा है। दूसरी बात, पहले वॉर में होता था कि क्या होता था, सिर्फ मिलिट्री मिलिट्री को टारगेट करती थी, किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर उस टारगेट नहीं हुआ था। अभी आप देखो क्या हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं। मतलब ईरान ने जितने भी यूएस के बेसेस है बाकी कंट्री, मिडल ईस्ट के कंट्रीज में, जैसे सऊदी अरेबिया में है, कतर में, या जो है कंट्रीज, ये मिलिट्री बेसेस को टारगेट किया, और उधर के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया। और यूएस भी और इसराइल ये भी वही कर रहा है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट का है, जैसे उसके ऑयल फील्ड ले लो, उसके पावर प्लांट ले लो। तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इससे होता क्या है कि अगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट होता है,
तो फिर से खड़ा करने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, 5 साल 10 साल। तो उससे वो पूरा रीजन, ये कैस्केड होता है, तो इट स्प्रेड्स ऑल ओवर। तो दैट्स व्हाई दिस वॉर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस वॉर्स। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है। तो चलो अभी हमने ये सीख लिया, ये क्या हुआ, तो मार्केट डाउन हुआ, सब एसेट्स डाउन है। तो क्यों हुआ, चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर, ये हमने देखे ले हुआ। कैसे हुआ, ये भी हमने देखा, ट्रम्प ने क्या किया, क्रिएटिंग वॉर्स, इंक्रीजिंग टैरिफ्स। और ये क्या पहले वॉर से डिफरेंट है, ये भी हमने देख लिया। तो अभी आगे हम देखते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये गले की हड्डी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अभी तो ये मेरे ख्याल से सबको मालूम हो गया, तो मेरे बच्चों को भी मालूम है भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, वो भी बोलते हैं अभी। तो दिस इज वेरी कॉमन। तो ये जो एरो जो है, दैट इज बेसिकली चोक पॉइंट। वहां से 25% क्रूड ऑयल एलपीजी का सप्लाई होता है साउथ एशियन या एशियन कंट्रीज में, जैसे इंडिया ले लो, चाइना ले लो, जापान ले लो, कोरिया ले लो, यहाँ से होता है। और बाकी सारे कंट्रीज को भी, यूरोप को भी होता है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड कम टू योर माइंड, अगर सिर्फ 25% ही यहाँ से अगर ट्रांसफर होता है, वहां से होता है सप्लाई, तो फिर 75% तो नॉर्मल चल रहा है, तो इकोनॉमी इतना सफर क्यों होना चाहिए? इज दिस द राइट क्वेश्चन? हेलो। यस सर। तो क्यों हो रहा है इतना, मतलब एनी गेसेस? Iran is giving us oil on credit basis, which others may not give. नहीं, देखो अभी ये कैसा है, ये जो इराक बेसिकली ईरान से क्रूड ऑयल आता है, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। दूसरी बात, क्रूड ऑयल और एलपीजी का जो ये है ना, इसका रिलेशन हम ऑक्सीजन लेवल के साथ कर सकते हैं। जैसा हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है ना, 100 से 90 हो गया है, तो 100 से 90 तो दिखने को 90 अच्छा दिखता है, लेकिन हम लोग ब्रेथलेस होते हैं ना, आदमी तो ब्रेथलेस हो जाता है। तो इट इज सिमिलर। होता क्या है कि बाकी जो कंट्रीज है, दे बिकम पैनिक, तो वो स्टार्ट स्टॉक पाइलिंग। मतलब इंडिया चाइना जैसे जो कंट्रीज है, जो वो डिपेंड करते क्रूड ऑयल के लिए, वो स्टॉक पाइल करने लग जाते हैं। वो स्टॉक पाइल करने लग जाते हैं तो उनका डिमांड बहुत बढ़ जाता है, तो प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। दूसरी बात होता है डेरिवेटिव मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शन तो आपको मालूम है। तो वो बहुत बड़े हाई बेट्स लगाते हैं इसके प्राइसेस पर। हाई बेट लगाते तो उसका प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज सो डेलिकेट। अगर ये ओपन नहीं होता है तो क्रूड ऑयल 150 टू 100 बैरल पर डॉलर कितना भी हो सकता है। दूसरी बात, इन फ्यूचर जब भी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, तो आपको लगता है कि क्रूड ऑयल फिर से 60-70 पे ट्रेड करेगा? डू यू थिंक? नो सर, बिल्कुल नहीं। वो फिर से हमारा जो गेस है, इसके हिसाब से 90 के आसपास फिर से ट्रेड करेगा। आप देखो, इन्फ्लेशन की एक बात आप समझ लो, जो भी जब प्राइसेस बढ़ जाती है ना, तो फिर से कम नहीं होती है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन वो फिर से कम नहीं होती है। तो फिर से वो 90 की, हमारा जो एनालिसिस है उसके हिसाब से 90 के नीचे तो नहीं जाएगा, है ना। तो अभी कॉन्सिक्वेंसेस हम देख लेते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होने वाले हैं और क्यों होने वाले हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चोकिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इससे रेस्ट्रिक्शन होगा क्रूड ऑयल गैस सप्लाई का, इंक्रीजिंग प्राइसेस, उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अभी हम देख रहे हैं हायर लॉजिस्टिक कॉस्ट। अभी देखो, ये पॉइंट तो चोक हो गया अभी, तो अल्टरनेट रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अल्टरनेट रास्ता तो बहुत बड़ा, ज्यादा लंबा है। जहाँ 4 दिन लगते हैं शिप आने को, वहां भी 10 दिन से ज्यादा लगते हैं, 15 डेज लगते हैं। तो इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता है, इसे हम बोलते हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट। हाई इंपोर्ट कॉस्ट हो जाता है तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाता है। फिजिकल डेफिसिट मतलब इनकम और एक्सपेंसेस दोनों में जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। तो किसी भी देश का जो एक्सपेंसेस है वो ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये तीनों का इम्पैक्ट क्या होता है, तो इससे होगा इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो ये आप अपने दिमाग में फिट कर लो, अगले 5 साल इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है और बहुत ज्यादा रहने वाला है। इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, इट इज गोइंग टू बी देयर। उसके हिसाब से फाइनेंस प्लान करना है। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने वाला और बढ़ते ही जाने वाला है। तो दिस इज द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस वॉर। दिस इज गोइंग टू लीड टू इन्फ्लेशन।
ये हमने पिछले साल हमारे प्रीवियस बैच थी उनको पहले से इन्फॉर्म किया था, नवंबर दिसंबर। अगर हमारे पहले के स्टूडेंट्स है तो दे कैन वाउच फॉर दिस, आगे जाके क्या होने वाला है। हम लोगों ने काफी सारे वीडियोस भी बनाए थे। तो आई थिंक अवर प्रेडिक्शन जो है, एनालिसिस जो है, इट हैज कम ट्रू। तो आगे जाते हैं। अभी आप बोलोगे यार ये सब तो ठीक है, हमने ये प्रोसेस तो सब समझ लिया, तो करना क्या है? मतलब वो ये जो है ना हमारा थ्री इडियट्स का डायलॉग, तुम कहना क्या चाहते हो भाई? तो आमिर खान को बोलते हैं ना कि वो डेफिनेशन बोलता है पेन का, तो वो समझ में नहीं आता, बोलता तुम कहना क्या चाहते हो भाई? तो ये प्रोसेस तो हम समझ लिया, तो हमें इसका इंपॉर्टेंस क्यों, हमें ये समझना क्यों जरूरी है, जियोपॉलिटिक्स क्यों समझना जरूरी है? ये सब हमने पूरा हिस्ट्री पढ़ लिया, जियोपॉलिटिक्स पढ़ लिया। देखो, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वो आपके पॉकेट से नहीं जाने वाला है। आप जो कमाने वाले हो उसका वैल्यू तो कम ही होने वाला है। अगर वो वैल्यू कम होने वाला है तो उसका वैल्यू मेंटेन रहने के लिए आप कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको? तो सबसे पहली बात तो जिंदगी में ये है कि हमें ये पता होना चाहिए हमें क्या नहीं करना है ना। जैसे हम डॉक्टर्स, हमारा एजुकेशन पूरा होने के बाद, तो प्रैक्टिस एक्सपीरियंस के बाद हम ये पे सीख जाते हैं हमें क्या, कौन सी केस हमें नहीं करनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले वो समझ लेते हैं हमें क्या नहीं करना है। What not to do, don't panic. Market is transferring money from impatient to patient. This is famous quote of legend investor Warren Buffett. पैनिक नहीं होना यार। हम लोग अभी इंटर्न तो नहीं है। अगर इंटर्न है तो हमें सीनियर के पास जाना है, समझना है। पैनिक पैनिक होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। पैनिक होगा तो बीपी बढ़ जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। फिर आप आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में सही डिसीजन नहीं ले सकते हो। इग्नोर मीडिया। देखो, मीडिया जो है वो गवर्नमेंट से मैनेज हो जाते हैं। अभी भी देखो आप, यूएस का स्टॉक मार्केट ज्यादा गिरा नहीं है, क्योंकि जो उनका उधर का मीडिया है, उधर का 90%, 80-90% मीडिया, इट हैज बीन मैनेज बाय यूएस गवर्नमेंट। वो ये सब चीजें आने ही नहीं देते बाहर। और दूसरी बात, यूएस में सिचुएशन ये है, 2 out of 3 पीपल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। मतलब 10 में से ऑलमोस्ट 7 लोग हो गए। तो इतना बड़ा पैसा, लिक्विडिटी इतना ज्यादा, इतना पैसा उधर आता है, तो वो लोग मार्केट नीचे गिर, अगर उधर मार्केट नीचे आ जाता है तो उधर पैनिक क्रिएट हो जाता है और गवर्नमेंट पे असर हो जाता है। तो वो मैनेज कर रहे हैं। तो ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। करेक्शन तो इट इज इनविटेबल, वो तो होने ही वाला है। अपने इधर तो हो गया, उनके पास भी होने वाला है। इग्नोर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर जो टीवी पे आते हैं ना, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स करते हैं, ये लो वो लो, ऊपर जाएगा, ये करेगा तेरा। देखो, उनको कमीशन दिया जाता है ये सब बोलने के लिए। उनको आप इग्नोर करो, ध्यान ही नहीं देना उनकी तरफ। दूसरी बात, स्टे अवे फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। काफी सारे लोग लॉसेस के बाद ही एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। क्यों करना है? मतलब सेबी का डाटा है, 97% पीपल लूज मनी इन एफएनओ ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग, उसके बाद भी वो कंटिन्यू करते हैं। क्यों करना है? देखिए, ये करने वाले वो जो लोग हैं, ये हेज फंड मैनेजर्स है, उनके पास एडवांस कंप्यूटर्स है, उनके पास टीम होती है काफी सारे लोगों की। तो वो ये सब सारे जो है, उनको इनसाइडर न्यूज, पहले से न्यूज आ जाती है, तो मैनेज करते हैं, आपको ट्रैक करते हैं। तो पैसा अगर आपको बचाना है तो पहले आपको व्हाट नॉट टू डू ये आपको सीखना है। चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको सीखना है, व्हाट नॉट टू डू। ठीक है। तो अभी हम आगे जाते हैं। व्हाट नॉट टू डू ये तो हमने देख लिया। तो व्हाट टू डू, अभी क्या करना है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है सर, हमने तो अभी समझ लिया व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है हमने सीख लिया। तो क्या करना चाहिए ये भी सीखना पड़ेगा। चलो भाई, ये देखते हैं। रिमेन अवेयर, काम एंड फोकस ऑन पोर्टफोलियो बिल्डिंग। मतलब क्या है प्रॉब्लम? हमने वो सिचुएशन अभी डिस्कस किया ना कि इमरजेंसी पेशेंट आ गया, तो पैनिक नहीं होना है, सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना है। उसको क्या प्रॉब्लम है, उसने क्या, वो हार्ट अटैक का पेशेंट है या पॉइजनिंग का है या और कुछ है, पहले उसको आईसीयू में ले लो, उसको स्टेबल करो। तो पहले अपने आप को स्टेबल करो। रिमेन अवेयर, अवेयरनेस क्रिएट करना है, अवेयर ऑफ द सिचुएशन। नॉइज को पूरा रिड्यूस कर दो, अपने पोर्टफोलियो बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दो। देखो, करंट निफ्टी, अभी जो करंट निफ्टी है, इट इज पी 20। निफ्टी पी मतलब वैल्यूएशन है, एंड निफ्टी पी 20 इज रीजनेबल। तो एज पर
जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट बोलते हैं उनके हिसाब से अगर निफ्टी P20 पे आ जाता है तो इट इज रिजनेबल, तो यू डोंट स्टॉप एसआईपी, यू कंटिन्यू एसआईपी। एसआईपी को कंटिन्यू करना है, वो स्टॉप नहीं करना है। एसआईपी उल्टा, आप ज्यादा एसआईपी लेते हो तो यूनिट ज्यादा आ जाते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए, है ना। चौथी बात है, निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 22,300 और 21,800 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। 21,800 क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन का लेवल है। जो मोदी गवर्नमेंट आया था ना, फॉर्म हुआ था, वो डेट पे 21,800 पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था। तो दिस इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, ये दोनों भी 22,300 और 21,800। तो उसके नीचे अगर जाता है तो दिट इज वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू बाय एग्रेसिवली। इसके अगर मार्केट जाता है तो एग्रेसिव बाय करने के लिए ये एक डिकेड का या 10-20 साल का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहने वाला है एग्रेसिव बाइंग के लिए। तो ये सपोर्ट तक आप एसआईपी करो, उसके नीचे एग्रेसिवली बाय करो, ठीक है। और दूसरी बात ये है, फाइनेंशियल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। कि अगर आप बोलोगे यार मेरे को ये समझता नहीं है, मुझे क्या करना है, मेरा म्यूचुअल फंड मैनेजर देख लेगा, तो ये सबसे बड़ी भूल होगी। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर नॉट नोइंग। नॉट नोइंग के लिए देयर इज नो एक्सक्यूज, आपको ये सीखना ही पड़ेगा, एंड इट इज नॉट हार्ड। बिलीव अस, वी हैव मेड फाइनेंस वेरी सिंपल। हमारे जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स है वो भी उनके साथ डिस्कस करो, इतना डिफिकल्ट मार्केट है नहीं। ये सिखाने वाले लोगों ने डिफिकल्ट किया है, जो भी यूट्यूब पे आते हैं या लेते हैं सिखाते हैं। They have made finance and stock market very difficult and complex. It is not that complex. It is easy to understand. और इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो सिंपल, उसका ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो भी सिंपल है। सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए और पेशेंस चाहिए, एंड इट नीड्स एफर्ट्स। आपको थोड़ा एफर्ट तो लेना ही पड़ता है। वैसे भी व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे 2-3 घंटा तो ऐसे ही जाता है, तो मार्केट के लिए आप आधा 1 घंटा दे दो रोज का, सफिशिएंट है। आप बी क्यूरियस, सीखने की इच्छा रखो। तो विजडम फाइनेंशियल एजुकेशन इज कमिटेड टू टीचिंग फाइनेंस, स्टॉक मार्केट। वी हैव बीन रनिंग बैचेस। अगर किसी को इंटरेस्ट है सीखने में, उनको लगता है कि उनको मार्केट कॉम्प्लेक्स लगता है, तो उनको लैंग्वेज अगर सीखना है तो वी विल टीच, वी आर एनीवे टीचिंग। We have received many calls from the people who are invested in F&O. हाँ, अभी योगेश सर को भी काफी सारे कॉल से, योगेश सर उनका एक्सपीरियंस बताएंगे। Actually, few people have invested their money with so-called advisors, their friends, and few of my friends have invested around 25 lakh. One of them has called up me yesterday and told me that he has given 25 lakh rupees to one of his known person is supposed to be an advisor, and 3 days back he called him up that he want to pay the fees for his daughter's education thing, and the answer was, सर सारा पैसा खत्म हो गया है, सिर्फ 1200 रुपए बचा है। So these are the reality things that we have come across in recent period. Few of our friends have invested almost 1 CR to some advisors, and since 3 years they don't have any returns. So इतना सब कॉम्प्लेक्स, 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों, है ना। तो अगर आपको ये सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप सिंपल म्यूचुअल फंड का एसआईपी करो, तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। अच्छी एनालिसिस करके आप ये सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन मुझे पिछले 2 महीनों में इतने ज्यादा कॉल आए, लोगों ने इतना पैसा लूज किया है कि क्या बताओ आपको। सारे F&O, सिल्वर गोल्ड ट्रेडिंग वाले मैक्सिमम लोगों के फोन आए। बहुत सारे लोगों ने, जब निफ्टी गिर रहा था तो पुट सेल कर रहे, पुट सेल कर रहे, पुट सेल कर रहे, निफ्टी जा रहे पुट सेल कर रहे। तो सी वी, जिसका जो मेन प्रोफेशन है उसको वही करना है ना। ये हमारा इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, हमारा ट्रेडिंग का पार्ट नहीं। वी आर नॉट ट्रेडर्स। मैं खुद क्यों बता रहा हूँ कि 2 साल पहले तक आई वाज आल्सो बिग ट्रेडर, बहुत सारे ट्रेडर कर रहा था। मैं इतना फॉर्चुनेट हूँ कि नॉलेज की वजह से अपना मिनिमल लॉस कर पाया। आई एम नॉट सेइंग दैट आई हैव अर्न ह्यूज अमाउंट, लेकिन मैं अपना लॉस बहुत मिनिमल कर पाया या उसको रेस्क्यू कर पाया। लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो फ्रॉम आवर साइड, नो फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड नो इंट्राडे ट्रेडिंग। अपने पास एक्चुअली अपना मेन प्रोफेशन, उस पर हमको काम करना है, अपना अर्निंग चालू रखना है, और इन्वेस्टमेंट जो करना है वो सही तरीके से, सही स्टॉक में, सही सेक्टर में, सही। जैसे अभी किरण सर आपको बता रहे, तो जो माहौल चल रहा है वो माहौल आपको सो मेनी थिंग्स, आपका अगर थोड़ा सा भी लॉजिक यूज करोगे तो आपको माहौल बता रहा है कि ये जो वॉर सिचुएशन, इसमें क्या क्या आगे हो सकता है, जो किरण सर आपको बताएंगे।
चलो अभी इसके आगे जाते. दैट इज वेरी नाइस इनपुट बाय योगेश सर एंड ही हैज बीन ऑनेस्ट इनफ टू एडमिट what mistake he has done. So I think it needs a big heart to accept one's mistake. And Sir, let's go ahead. sir, what not to So do what का to slide expect? दिखा सकते हो? Hello? What not to do का स्लाइड एक बार दिखा सकते हो वापस? एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. Shall Thank we you, move sir. ahead? Okay. Yes. चलो what not to do देख लिया, what to do देख लिया, अभी what to expect है ना. अब तो आज का लेक्चर तो वही है, हमने ये सब देख लिया. तो अभी मार्केट इज ऑल अबाउट प्रेडिक्शन एनालिसिस. तो व्हाट टू एक्सपेक्ट ये हमसे, अगर आप लोगों को हमसे ये गाइडेंस नहीं मिलता है या कोई इनपुट नहीं मिलता है व्हाट टू एक्सपेक्ट, तो ये लेक्चर का मतलब ही नहीं रहेगा. तो वो भी आपको बता देते हैं व्हाट टू एक्सपेक्ट. वॉर्स विल गो ऑन विद टेम्पररी सीजफायर इन बिटवीन. देखो ये वॉर है, ये बंद नहीं होने वाले, ये आप दिमाग में डाल लो. रशिया यूक्रेन का ले लो, ईरान इजराइल यूएस का ले लो, ये रुकने वाले नहीं है. चाइना ताइवान का भी आगे जाके आ सकता है, इंडिया पाकिस्तान का भी आ सकता है. हाँ, ये कभी भी हो सकता है. देखो कभी भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, पब्लिक अनरेस्ट होता है, तो पॉलिटिशियंस के लिए एक इजी स्केपगोट रहता है, वो होता है वॉर्स, पब्लिक को डाइवर्ट करने के लिए. तो ये वॉर तो चलने वाला है. अभी जब तक ईरान में रेजिम चेंज नहीं होता है तब तक यूएस इजराइल दे विल कंटिन्यू टू अटैक ईरान, और वो होगा. यूएस का अभी आप हिस्ट्री अगर आप देखते हो तो यूएस ने जो भी वॉर अकेले लड़ा है वो हारा है, लेकिन जो वॉर उसने इजराइल के साथ लड़ा है वो जीता है. बिकॉज इजराइल इज वेरी हाईटेक, उसके बाद मॉडर्न सिस्टम्स है. तो ये रेजिम चेंज ईरान में होगा. वो कब होगा हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये होगा और ये वॉर चलता रहेगा. ऐसा नहीं जो मिलिटेंट ग्रुप है वो एक्टिव रहेंगे, इट विल गो ऑन, है ना. दिस विल कंटिन्यू. तो वॉर रुकने वाले नहीं है. पिछले 5 साल 7 साल 8 साल जो भी ले लो, है ना, हम लोग फिर से वापस मिलेंगे. अगर इफ वी आर रॉन्ग, सी वी आर हैप्पी इफ वी गो रॉन्ग बिकॉज नोबडी लाइक्स वॉर्स. लेकिन जो हम देख रहे हैं, जो एनालाइज कर रहे हैं, उससे वॉर्स रुकने वाले नहीं है. इससे होने क्या वाला है, हमने आपको बोला इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है. ये आपको समझना जरूरी है. इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है. इससे आप जो पैसा कमाते हो इसका वैल्यू गिरने वाला है. इट विल गो ऑन डिप्रिशिएट. तो उसको बचाने के लिए आपको एसेट्स में इन्वेस्ट करना है. डॉलर विल कंटिन्यू डिप्रिशिएट. डॉलर का वैल्यू कम होता जाएगा धीरे 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 धीरे, ट्रिकल बाय ट्रिकल, ट्रिकल बाय ट्रिकल, 1% 2%, इट विल कंटिन्यू डिप्रिशिएट. चाइना वुड कंटिन्यू टू राइज. चाइना का इकोनॉमी बढ़ा है और बढ़ेगा. थोड़ा बहुत स्लो डाउन रहेगा, उसको थोड़ा सा यूएस के जो पॉलिसीज है उसके वजह से थोड़ा सा सफर होना पड़ेगा, लेकिन इट विल गो ऑन राइजिंग बिकॉज इट इज नेक्स्ट ग्लोबल सुपर पावर. इंडियाज ग्रोथ वुड सरप्राइज अदर नेशंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्पाइट ऑफ इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन, इंडिया का ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है. एंड दिस इज नॉट अवर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन बट इट इज अवर एनालिसिस बाय रिसेंट स्टडी. जो भी हम लोग देख रहे हैं इसके हिसाब से इंडिया का ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है सारे सेक्टर्स में. और सबसे ज्यादा जो हम देख रहे हैं ग्रोथ, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होने वाली है. अभी तक इंडिया जो कंट्री था वो सर्विस बेस्ड था. मतलब दो चीजें होती है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा होता है सर्विस. तो मैन्युफैक्चरिंग में मार्जिन कम होता है और सर्विस में मार्जिन ज्यादा होता है, प्रॉफिट मार्जिन. तो इसके लिए वैसे हमारा जो फोकस था वो सर्विस पे था. जैसे आईटी कंपनीज देख लो, वहाँ मार्जिन ज्यादा होता है तो कर लिया. मैन्युफैक्चरिंग में होता क्या, हम लोग चाइना से माल लेते थे और असेंबल करते थे, तो मैन्युफैक्चरिंग पे हमने ध्यान दिया ही नहीं. अभी ये सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ है, इसके वजह से हुआ क्या है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है. और हमारे प्राइम मिनिस्टर वो 5-7 साल से बोल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, तो उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन अब तो पब्लिक को समझ रहा है वो ऐसा क्यों बोल रहे थे. आत्मनिर्भर भारत का मतलब ही यही है, हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखने वाली है, तो वो सेक्टर पे आपको ध्यान देना है. इंपॉर्टेंट बात, नो एग्रेसिव रिटर्न्स फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स. कोविड के बाद आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिले, वो रिटर्न में से काफी सारे वाइप आउट भी हुए पिछले 1.5 साल में. तो अगले 5 साल के लिए आप एग्रेसिव रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना ही नहीं है. सिंगल डिजिट में मिला बहुत हो गया, 8% 9% मिला बहुत हो गया. लेकिन इन द लॉन्ग रन, मोर देन 10 इयर्स आप पेशेंटली इन्वेस्ट करते हो, आप टिके रहते हो मार्केट में,
तो वेल्थ क्रिएशन बहुत अच्छा होने वाला है. बट दीज आर टेस्टिंग टाइम्स एंड अगर आप इसमें ये खड़े रहते हो तो टिकना है बस. आपको कुछ नहीं करना है, टिकना है, डिसिप्लिन रखना है. तो अगले 5 साल तक ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो मार्केट से. पिछले 5 साल कोविड के बाद 3-4 साल बहुत दिया है मार्केट ने, तो वो आदत हो गई है. वो आदत अभी डाल दो, वो आदत अभी काम नहीं आने वाली, उसको अभी छोड़ दो. देयर आर नो एग्रेसिव रिटर्न्स फॉर नेक्स्ट 5 years. उसके बाद अगर आप टिके रहते हो तो वेल्थ क्रिएशन इन द लॉन्ग टर्म इट विल बी वेरी गुड, मोर देन 10 years होल्डिंग. ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर. ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हमने समझ लिया. व्हाट नॉट टू डू ये समझ लिया, व्हाट टू डू ये समझ लिया, और व्हाट टू एक्सपेक्ट ये भी हमने आपको बता दिया. So I think we have tried our best to inform you current market conditions.